आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिसर्च अप्रोचेस। ठीक है, रिसर्च अप्रोचेस। अब यहाँ मैं आप लोगों को एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि कई बार ये भी होता है कि किसी रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक्स में रिसर्च अप्रोच और रिसर्च के जो मेथड्स होते हैं, सॉरी टाइप्स ऑफ रिसर्च जो होते हैं, रिसर्च अप्रोच और टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये इन दोनों को वो सेम मान के चलता है। और आप लोग अभी देखोगे भी कि रिसर्च अप्रोच में बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को ऐसी बताऊंगा जो हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अच्छी बात है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे कि क्वालिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच, ये मैं टाइप्स ऑफ रिसर्च में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड, प्रॉपर्टीज सबकी सेम रहेंगी, उनको मैं अप्रोच बोल दूंगा तो वो कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल या स्टिमुलेशन, इस तरीके की जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ रिसर्च में पढ़ाया था, वो चीजें अभी फिर से आप लोगों को रिसर्च अप्रोच में देखने के लिए मिलेंगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे होगे या कोई रेफरेंस बुक आप रखे होगे तो उसमें जो अप्रोचेस में मैं पढ़ाने वाला हूँ आज, उसको हो सकता है उसमें वो टाइप्स ऑफ रिसर्च में पहले ही दे दिया हो। कुछ बुक्स में, जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच। कुछ रिसर्च की बुक्स में देखें तो उसमें डिडक्टिव और इंडक्टिव को उसने क्या किया है, रिसर्च टाइप्स में डाला हुआ है, यानी कि वो उस बुक्स में ये मानना है कि डिडक्टिव और इंडक्टिव जो है वो रिसर्च टाइप है, और वो भी गलत नहीं है। तो अच्छी बात ये है कि चाहे आप उसे अप्रोच बोलो या टाइप्स ऑफ रिसर्च बोलो, चीजें बदलती नहीं है, मतलब उनका बिल्कुल वही रहेगा, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी विशेषताएं वही रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि अप्रोच का मतलब क्या होता है। भाई, अप्रोच का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है रिसर्च अप्रोच और हिंदी में लिखा हुआ है अनुसंधान के दृष्टिकोण। तो रिसर्च अप्रोच का मतलब क्या होता है? अप्रोच का मतलब समझिए कि किसी भी काम को करने का एक स्टाइल, आपका जो है किसी भी काम को करने का एक तरीका। काम वही है, लेकिन जब अलग अलग लोग उस काम को करते हैं तो सबका उस काम को करने का तरीका, उनका माइंडसेट, उनका दृष्टिकोण, उनकी सोच उस काम को करने के पीछे अलग अलग होती है। एक एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। ए बी सी डी चार लोग हैं, चारों नेट की तैयारी कर रहे हैं। पहला जो व्यक्ति है वो नेट की तैयारी कर रहा है सिर्फ इसलिए कि चलो अगर ये नेट निकल गया तो मेरे पास एक ऑप्शन हो जाएगा, एक करियर ऑप्शन मेरा बढ़ जाएगा। दूसरा व्यक्ति उस नेट की तैयारी ये सोच के कर रहा है कि करूंगा तो सिर्फ नेट की तैयारी, नहीं तो दूसरे किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करूंगा। वो सारा काम, स्टडी, सारी चीजें छोड़ करके वो सिर्फ उस एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यानी कि उसका अप्रोच बहुत एग्रेसिव है। पहले वाले का अप्रोच जो है वो बहुत लिबरल था कि हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। तीसरा व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ नेट की ही तैयारी करना चाहता है, लेकिन वो ये मान के चल रहा है कि यार पता नहीं कितनी भी मेहनत करो, कभी कभी होता है कभी नहीं होता, तो चलो कोशिश करके देख लेते हैं। अगर मेरा नेट निकल गया तो मैं आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की कोशिश करूंगा, अगर मेरा नेट इस अटेम्प्ट में नहीं निकला तो मैं कुछ और कोशिश करूंगा। ये है उसका एक अप्रोच। और चौथे का हो सकता है कुछ और अप्रोच हो। तो काम सभी का सेम है, काम सभी का एक है, हर कोई उसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वही एक सिलेबस पढ़ रहा है, लेकिन हर किसी का रवैया अलग अलग है। ठीक है, हर किसी का रवैया, हर किसी का अप्रोच उस एग्जाम के प्रति अलग अलग है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी का। दोनों टीम के कैप्टन रह चुके हैं, पहले धोनी था अब कोहली है। दोनों को काम वही है कि टीम इंडिया को लीड करना, उनको मैच जिताना, लेकिन दोनों के कैप्टनशिप का तरीका बिल्कुल अलग है। धोनी जो है वो बहुत कूल था, ठीक है, सिचुएशन को समझने की कोशिश करता था, और बहुत डिफेंसिव कैप्टनशिप वो करता था। ठीक है, कोहली का कैप्टनशिप करने का तरीका, जो अप्रोच है, वो क्या है, बहुत एग्रेसिव है, वो सिर्फ जीतना चाहता है। तो यहाँ मैं किसी के अच्छे या बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही काम का को करने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है, आपकी सोच अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को अप्रोच या दृष्टिकोण का मतलब समझ में आया होगा। तो रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में भी बात वही होगी, चाहे आप किसी भी प्रकार का रिसर्च कर रहे हो, आपका अप्रोच क्या है, आप बेसिकली किस तरीके से उस रिसर्च को करना चाहते हैं, यही होता है एक बेसिक जो समझ सकते हैं अप्रोच का मतलब, वो यही है। समझ में आया आप लोगों को? अप्रोच का मतलब समझ में आया हो तो सबसे पहला अप्रोच जो है बिल्कुल जाना पहचाना, जिसको हम लोग टाइप में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो है क्वांटिटेटिव अप्रोच और एक है
क्वालिटेटिव अप्रोच, हिंदी में आप लोगों को पता है इसको बोला जाता है संख्यात्मक दृष्टिकोण और हिंदी में गुणात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, संख्यात्मक दृष्टिकोण और गुणात्मक दृष्टिकोण। टाइप्स ऑफ रिसर्च जब मैं आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइप क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च हम तब करते हैं जब हम अपने विषय वस्तु को, जब हम लोग अपने सब्जेक्ट मैटर को नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, अंकों में, संख्याओं में उनका मापन किया जा सकता है। उस स्थिति में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव अप्रोच कहने का मतलब ये है कि आप जो भी रिसर्च करना चाहते हो उस रिसर्च का रिजल्ट आप नंबर्स में देना चाहते हो। ठीक है, उस रिसर्च का जो रिजल्ट है वो आप नंबर्स में, संख्याओं में देना चाहते हो। भले ही आप जिस विषय वस्तु पे रिसर्च कर रहे हो वो वैसे संख्याओं में उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि आप जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो उसको नंबर्स में, डेटा में एक्सप्रेस करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप एक तरीका अपना लेते हो, आप जो अप्रोच अपनाते हो वो होता है क्वांटिटेटिव, और आप अपने रिसर्च को, रिसर्च का डेटा और रिसर्च का रिजल्ट जो है उसको अंकों में, नंबर्स में एक्सप्रेस करते हो। फॉर एग्जांपल, एक हैप्पीनेस इंडेक्स नाम की चीज होती है। ठीक है, हर देश की हैप्पीनेस इंडेक्स निकाली जाती है कि वहां के लोग उस देश में रह के कितने खुश हैं। अब खुशी एक ऐसी चीज है जिसको वैसे आप नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका अप्रोच क्वांटिटेटिव है, अगर आपका अप्रोच क्वांटिटेटिव है तो आप कोई एक ऐसा मेजरमेंट निकाल लोगे, आप एक ऐसा कोई मेजरमेंट बना लोगे जिससे आप खुशी को भी नाप सको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप एक मार्क्स दोगे कि अगर एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं थोड़ा खुश हूं तो आप बोलोगे कि ठीक है, वो 1 से लेके 3 तक उसको आप नंबर दे दोगे। कोई बोलेगा कि मैं हाँ खुश हूँ, ठीक ठाक खुश हूँ, सफिशियंटली आई एम हैप्पी, तो आप उसको 3 से लेके 6 तक का नंबर दे दोगे। कोई बोलेगा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं तो आप उसको 6 से 10 तक का नंबर दे दोगे। तो ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप क्वांटिटेटिव अप्रोच जब अपनाते हो तो आप जो है अपने रिसर्च फाइंडिंग्स को, अपने रिसर्च प्रोसेस को नंबर्स में, संख्याओं में व्यक्त करते हो, एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे, हैप्पीनेस इंडेक्स। आपने सुना भी होगा कि 150 कंट्रीज में इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक जो है वो 100 है या 110 है या 105 है। इस तरीके से, तो ये है आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच का मतलब वही बात है जहां आप अपने विषय वस्तु को नंबर्स में एक्सप्रेस ना करके एक फीचर में एक्सप्रेस करना चाहते हो, गुण में एक्सप्रेस करना चाहते हो। ठीक है, कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हार्मफुल है, ये ज्यादा हार्मफुल है, ये कम हार्मफुल है, इस तरीके से। तो यहाँ बात नंबर की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है क्वालिटीज की, और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच जहां आप नंबर्स में एक्सप्रेस करने के बजाय अपने रिसर्च फाइंडिंग्स को किसी क्वालिटी या किसी डिसीजन पे आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच भी हो गया और क्वालिटेटिव अप्रोच भी हो गया। ठीक है, एक इसमें हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव अप्रोच, संख्यात्मक दृष्टिकोण की मैं बात कर रहा हूं। जो क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है, कैन बी फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू इन्फरेंशियल, एक्सपेरिमेंटल एंड स्टिम्युलेशन अप्रोचेस। इन्फरेंशियल, एक्सपेरिमेंटल और स्टिम्युलेशन प्रोसेस, हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम लोग अनुमानिक। इन्फरेंशियल को हम लोग बोलते हैं अनुमानिक, एक्सपेरिमेंटल को आपको पता है बोलते हैं प्रयोगात्मक, और सिमुलेशन अप्रोच को हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में उत्प्रेरणात्मक, उत्प्रेरणात्मक। ठीक है, तो बेसिक इसका आप लोग समझ लीजिए, ज्यादा आप लोगों को इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपना इन्फरेंशियल अप्रोच तब रखते हैं जब हमको सिर्फ एक अनुमान लगाना है, सिर्फ एक अनुमान लगाना है, हम लोग अपने अंदाजे के बेसिस पे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, अंदाजे के बेसिस पे रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि 2-3 साल पहले तक जब ये बात साबित नहीं हुई थी कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज होती है, ये साबित नहीं हुआ था। कुछ रिसर्चर्स, कुछ साइंटिस्ट मानते थे कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज है, और कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते थे कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था, जो भी ब्लैक होल के बारे में रिसर्च किया जाता था वो एक इन्फरेंशियल अप्रोच के साथ किया जाता था। इन्फरेंशियल अप्रोच क्यों, क्योंकि पुख्ता तौर पे तो किसी को पता था नहीं कि वाकई में बिग बैंग जैसी कोई चीज हुई थी कि नहीं, ब्लैक होल जैसी कोई चीज होती है या नहीं, किसी को एग्जैक्ट तो पता नहीं था। तो लोग क्या करते थे उस टाइम पे, साइंटिस्ट्स का जो रिसर्च करने का जो अप्रोच होता था, जो रवैया होता था, वो क्या होता था, इन्फरेंशियल या फिर अनुमानिक होता था भाई, क्योंकि हमको एग्जैक्ट तो कुछ पता नहीं था। ठीक है,
तो जब आपके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, कोई बहुत स्ट्रांग डेटाबेस आपके पास नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप इन्फरेंशियल अप्रोच अपनाते हो। ठीक है, एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है, टू इन्फर कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेशनशिप ऑफ पॉपुलेशन, टू इन्फर कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेशनशिप ऑफ पॉपुलेशन। इन्फर का मतलब वही होता है अनुमान लगाना। तो बेसिकली इन्फरेंशियल अप्रोच जब आपका है, अनुमानिक दृष्टिकोण जब आप रख रहे हो, अनुमानिक रवैया जब आप रख रहे हो अपने रिसर्च के लिए, तब आप क्या करते हो, आप एक डेटाबेस बनाते हो, आप कुछ आंकड़े इकट्ठा करते हो, और उसमें उन आंकड़ों के आधार पे, उन आंकड़ों के उन डेटा में आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करते हो। आप ये ढूंढते हो कि इन सारे डेटा में ये सारे जितने भी आंकड़े मेरे सामने हैं, क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या वो एक दूसरे के साथ कोई इसी तरीके का संबंध रखते हैं या है भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, जितना भी डेटा आपके सामने है, आप उनमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, जो भी पहला साइंटिस्ट रहा होगा दुनिया का जिसने ब्लैक होल नाम की चीज या ब्लैक होल नाम की कोई किसी चीज की कल्पना की होगी, उसने किसी न किसी बेसिस पे किया होगा। उसे सपना नहीं आया होगा रात में कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज होती है। उसने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया होगा, उन डेटा को उसने एनालाइज किया होगा, उसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स उसने ढूंढे होंगे, कुछ रिलेशनशिप्स, एक दूसरे से संबंध उसने देखा होगा, और तब उसने ये अंदाजा लगाया होगा कि हाँ, अगर ऐसा ऐसा है तो ब्लैक होल जैसी कोई चीज होती होगी। ठीक है, ये हुआ आपका इन्फरेंशियल अप्रोच। इतनी बातें समझ में आई? अगला हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, अभी तक मैंने आप लोगों को कोई भी बात ऐसी नहीं बताई है जो आप लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च में ना पढ़े हो। तो पहले हम लोग उन सारी चीजों को क्लियर कर लेते हैं जिसको हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिसर्च में पढ़ा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा, कि जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हो तो उसकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की खासियत क्या होती है कि जो रिसर्चर होता है, जो शोधकर्ता होता है, उसका अपने वेरिएबल्स पे, अपने चरों पे पूरा नियंत्रण होता है। ठीक है, पूरा कंट्रोल होता है, जितने भी वेरिएबल्स उसके सामने हैं उन पे शोधकर्ता का, रिसर्चर का पूरा कंट्रोल होता है, और वो जैसा चाहे अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को पाने के लिए, डिजायर्ड इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, अपने वांछित परिणाम पाने के लिए वो उन वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, उनमें फेरबदल कर सकता है, उनमें अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है। यूजुअली जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के ही होते हैं, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिसर्च के बजाय अगर मैं बोल दूं कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, यदि मैं बोल दूं, तो यहाँ मतलब सिर्फ वही हो जाता है कि आप क्या करते हो, आप अपने रिसर्च करने का रवैया कुछ ऐसा रखते हो, अप्रोच कुछ ऐसा रखते हो कि आपके वेरिएबल्स पे आपका कंट्रोल हो जाए। ठीक है, आप अपने वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सको, उसमें फेर बदल कर सको, हेर फेर कर सको। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, क्यों हम लोग मैनिपुलेशन टेक्निक अपनाते हैं, क्यों मैनिपुलेट करते हैं, ताकि जो रिजल्ट हम पाना चाहते हैं, जो इंफॉर्मेशन हम गेन करना चाहते हैं, वो रिजल्ट हमको मिल जाए। ठीक है, अगर आपको बल्ब बनाना है तो आप तब तक अपने वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते रहोगे, अलग अलग वेरिएबल्स का परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जब तक आप ट्राई करते रहोगे, जब तक आप वो बल्ब बना ना लो। ठीक है, कोरोना की वैक्सीन अगर आपको बनानी है तो आप तब तक अलग अलग केमिकल्स का अप्रोच, अलग अलग केमिकल के कॉम्बिनेशंस को ट्राई करते रहोगे, जब तक आपको एक ऐसा फॉर्मूला ना मिल जाए जो कोरोना वायरस को मार सकता है। तो ये आपका कौन सा अप्रोच हो गया, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, प्रयोगात्मक अप्रोच। आप प्रयोग करके देख रहे हो, बार बार ट्राई करके देख रहे हो, ट्रायल एंड एरर अप्रोच आप अपना रहे हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को ट्रायल एंड एरर भी बोला जाता है। आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस यूज करते हो ताकि जो रिजल्ट आप चाहते हो वो रिजल्ट आपको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं लास्ट में स्टिमुलेशन अप्रोच। स्टिमुलेशन अप्रोच ये भी एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ही है। स्टिमुलेशन अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, देखिए हिंदी में लिखा हुआ है उत्प्रेरणात्मक। उत्प्रेरणात्मक, प्रेरणा से बना है उत्प्रेरणा। तो प्रेरणा या उत्प्रेरणा या सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि आप जानबूझ के एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो जिसमें आप अपना डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन कर सको। या दूसरे तरीके से अगर कहें तो आप ये बोल सकते हो कि आप ये देखना चाहते हो कि इस स्पेशल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में, इस खास वातावरण में, इस खास परिस्थिति में आपके वेरिएबल्स कैसा रिएक्ट करते हैं, किस तरीके का परिणाम देते हैं। ठीक है, किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं।
तो इस तरीके का जो रिसर्च होता है, इस तरीके का जो अप्रोच होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमुलेशन अप्रोच या उत्प्रेरणात्मक रवैया। ठीक है, जहां पर आप क्या करते हो, देखिए लिखा हुआ है कृत्रिम, सॉरी, लिखा हुआ है कृत्रिम वातावरण का निर्माण, इंग्लिश में लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। आप एक कृत्रिम वातावरण या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो ताकि आपको ये समझ में आ सके कि इस खास परिस्थिति में आपके वेरिएबल जो है वो कैसी प्रतिक्रिया देंगे, कैसा रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा जो हाउथ्रोन स्टडी जो था, अगर आप उसको छोड़िए, आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि आपको ये जानना है कि भाई ऑनलाइन पढ़ाई ज्यादा इफेक्टिव है या ऑफलाइन पढ़ाई ज्यादा इफेक्टिव है। तो आप क्या करोगे, आप 10-10 स्टूडेंट्स का दो ग्रुप बना दोगे, सेम टीचर्स रखोगे, सेम क्लासरूम रखोगे, सेम सिलेबस, सेम बुक्स रखोगे, सेम मीडियम रखोगे, और आप एक चीज को चेंज कर दोगे, क्या कि आप एक 10 स्टूडेंट्स को आप ऑनलाइन मोड में पढ़ाओगे और 10 स्टूडेंट्स को आप ऑफलाइन मोड में पढ़ाओगे। तो ये आपने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया ये देखने के लिए कि भाई ऑनलाइन में ज्यादा इफेक्टिविटी होती है या ऑफलाइन में ज्यादा इफेक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या हो गया, सिमुलेशन अप्रोच, उत्प्रेरणात्मक अप्रोच। समझ में आई ये वाली बात। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा आप लोग, लिखा हुआ है सिमुलेशन अप्रोच जो होता है, उत्प्रेरणात्मक रवैया जो होता है रिसर्च का, वो स्पेशली कब अपनाया जाता है, इन बिल्डिंग मॉडल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर कंडीशंस। ठीक है, भविष्यगामी परिस्थितियों को समझने के लिए उपयोगी। जब आपको भविष्य के किसी परिस्थिति को समझना, भविष्य की किसी परिस्थिति को आप समझना चाहते हो, या आप एक तरीके से कहना चाहिए कि आप फोर्सी करना चाहते हो। ठीक है, आप ये जानना चाहते हो कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां अगर रही तो भविष्य में किस तरीके की परिस्थितियां हमको देखने के लिए मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट लोग जो है लगातार ये देखते रहते हैं कि जिस रेट से पेड़ कट रहे हैं, जिस रेट से जंगल कट रहे हैं, ठीक है, जिस रेट से गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, उस रेट पे अगर हम लोग चलते रहे तो दुनिया कब खत्म हो जाएगी। आपको हर साल कोई ना कोई एक डेट मिलता है इंटरनेट में, फेसबुक में, कि हाँ भाई इस दिन दुनिया खत्म होने वाली है, उस दिन दुनिया खत्म होने वाली है। तो इस तरीके से साइंटिस्ट लोग भी अपने तरीके से ये सब देखते रहते हैं भाई कि जो है बर्फ पिघल रही है, जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, तो उसके हिसाब से दुनिया की परिस्थिति आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद कैसी होगी। इस तरीके की चीजें अगर आप जानना चाहते हैं या इस तरीके के काम में अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो आप उस केस में स्पेशली सिमुलेशन अप्रोच या उत्प्रेरणात्मक अप्रोच आप अपनाते हो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि भविष्यगामी परिस्थितियों को समझने के लिए कौन सा रिसर्च अप्रोच ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, in building models for understanding future conditions, which of the following approaches of research is more useful। तो उसका आंसर क्या होगा, सिमुलेशन अप्रोच या उत्प्रेरणात्मक दृष्टिकोण। समझ में आई बात यहां तक, क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए, अगला जो अप्रोच है, अगला जो अप्रोच है ये थोड़ा सा नया है, ये आप लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च में नहीं पढ़े थे। ये है हमारा क्या, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव या इंडक्टिव अप्रोच, हिंदी में इसको बोलते हैं, डिडक्टिव को बोला जाता है निगमन और इंडक्टिव को बोला जाता है आगमन दृष्टिकोण। डिडक्ट, निगमन और आगमन दृष्टिकोण। देखते हैं भाई क्या है डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच। लिखा हुआ है इन डिडक्टिव अप्रोच रिसर्चर्स स्टार्ट विथ अ जनरल स्टेटमेंट। रिसर्चर्स स्टार्ट विथ अ जनरल स्टेटमेंट और थ्योरी, establish a hypothesis and end up with a specific theory और conclusion। थोड़ा सा हिंदी में देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि डिडक्टिव अप्रोच जो होता है उसमें रिसर्चर क्या करता है, वो एक जनरल स्टेटमेंट से शुरू करता है। ठीक है, वो शुरू कहां से करता है, एक जनरल स्टेटमेंट या थ्योरी से। जनरल स्टेटमेंट या थ्योरी से, जनरलाइजेशन आप लोग पढ़ चुके हो, सामान्यीकरण आप लोग पढ़ चुके हो, ये उसी की बात हो रही है। जनरल स्टेटमेंट मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट जिसे जनरलाइज्ड किया जा चुका है, जिसका सामान्यीकरण किया जा चुका है। ठीक है, तो डिडक्टिव अप्रोच में जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, वो एक जनरल स्टेटमेंट या थ्योरी से अपना रिसर्च शुरू करता है, एक हाइपोथेसिस स्टैब्लिश करता है, एक प्राकल्पना स्थापित करता है। ठीक है, और वो अपना रिसर्च कहाँ खत्म करता है, जब उसे एक स्पेसिफिक थ्योरी या एक स्पेसिफिक कंक्लूजन मिल जाए। वो अपना रिसर्च एक स्पेसिफिक थ्योरी या एक स्पेसिफिक
कंक्लूजन पे खत्म करता है। ठीक है, सामान्य कथन से शुरू करता है और विशिष्ट कथन पे अपना रिसर्च वो समाप्त करता है। यहां लिखा हुआ है सामान्य कथन सिद्धांतों से विशिष्ट सिद्धांत या कथन। आप अपना रिसर्च शुरू करते हो सामान्य कथन या जनरलाइज्ड स्टेटमेंट से, जनरलाइज्ड थ्योरी से, और रिसर्च खत्म कहाँ करते हो, विशिष्ट सिद्धांत या कथन पे, स्पेसिफिक स्टेटमेंट या कंक्लूजन पे या इस थ्योरी पे आप अपना रिसर्च खत्म करते हो। ठीक है, इस अप्रोच को, डिडक्टिव अप्रोच जो है, इसको टॉप टू बॉटम भी बोला जाता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम, या फिर जनरल टू स्पेसिफिक, जैसा कि मैं अभी बताया। हिंदी में बोले तो सामान्य से विशिष्ट रवैया, ये भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका मतलब समझिए कि डिडक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है। डिडक्टिव अप्रोच का मतलब ये है कि आप एक स्टेटमेंट लेते हो जो कि जनरलाइज्ड है। ठीक है, जो कि एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, सामान्यीकृत कथन है। इसीलिए मैं आपको शुरू में ही लेक्चर के बोला कि अभी तक जो टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़े हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च और कैरेक्टरिस्टिक्स में, अब उसका सीधा सीधा यूज होगा। अब आप लोगों को मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा कि जनरलाइज्ड का मतलब क्या होता है, सामान्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। लिखा हुआ है मोबाइल फोन्स आर हार्मफुल। मोबाइल फोन्स आर हार्मफुल मतलब कि मोबाइल फोन जो है वो स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। ये एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है भाई, सारे लोग मोबाइल फोन्स यूज करते हैं और दुनिया में हजारों तरीके के मोबाइल फोन्स होते हैं, लेकिन सीधा सीधा एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे दिया गया कि मोबाइल फोन्स हार्मफुल होते हैं। इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि दुनिया का हर मोबाइल फोन हार्मफुल है। तो ये क्या हुआ, ये एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट हो गया। अब शायद आप लोगों को जनरलाइजेशन का मतलब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये एक सामान्यीकृत या सामान्य कथन हो गया, सामान्य कथन हो गया, सामान्य सिद्धांत हो गया। क्या कि मोबाइल फोन जो है वो हानिकारक होते हैं। कौन से टाइप का मोबाइल फोन, कौन सा मोबाइल फोन क्यों हार्मफुल होता है, कैसा हार्मफुल होता है, ये हमको कुछ नहीं पता। तो ये हुआ एक जनरलाइज्ड थ्योरी, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। डिडक्टिव अप्रोच में आप यहां से शुरू करोगे, आप इस थ्योरी को लेके इस पे आप रिसर्च करोगे, और आप अपनी रिसर्च कहाँ खत्म करोगे, आप अपनी खत्म करोगे ओनली दोज मोबाइल फोन्स विथ ओनली दोज मोबाइल फोन्स विथ हाई रेडिएशन आर हार्मफुल। अब यहाँ आप क्या हो गए, यहाँ आप एकदम स्पेसिफिक हो गए, एकदम विशिष्ट कथन आपने दे दिया कि सिर्फ वो मोबाइल फोन्स जिसका रेडिएशन लेवल बहुत हाई है, वो मोबाइल फोन जिसका रेडिएशन लेवल बहुत हाई है, केवल वही हार्मफुल है, केवल वही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब आपने एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दे दिया। अब यह स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आ रहा है कि केवल उस तरीके के मोबाइल फोन्स जिसका रेडिएशन लेवल बहुत हाई है, केवल वो हार्मफुल होते हैं। जबकि जो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट था जिसमें हम लोग बोल रहे थे कि मोबाइल फोन्स हानिकारक होते हैं, तो उसमें हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके के मोबाइल फोन्स हानिकारक होते हैं, क्या दुनिया के सारे फोन्स हानिकारक हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा था। हम लोगों ने एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे दिया मोबाइल फोन्स आर हार्मफुल, और डिडक्टिव अप्रोच यूज करके आपने क्या किया, इस जनरलाइज्ड स्टेटमेंट को स्पेसिफिक स्टेटमेंट में आपने कन्वर्ट कर दिया कि सिर्फ वो मोबाइल फोन्स जो जिनका रेडिएशन लेवल बहुत हाई है, केवल वो हार्मफुल है। अब आप कहां पहुंच गए, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट में पहुंच गए। तो आपने शुरू किया एक जनरल स्टेटमेंट में और आपने अपना रिसर्च खत्म कहां किया, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट में। ये होता है डिडक्टिव अप्रोच। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है एक लास्ट स्टेटमेंट, इसका पढ़ लेते हैं। डिडक्टिव रिसर्च जो होता है, इट बिगिंस विथ अ हाइपोथेसिस, अ हाइपोथेसिस। ठीक है, डिडक्टिव रिसर्च जो होता है वो एक हाइपोथेसिस से शुरू होता है। जब आपका अप्रोच डिडक्टिव है तो आप अपने रिसर्च कहाँ से शुरू करते हो, एक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस से, एक क्लियर हाइपोथेसिस आपके पास होती है। ठीक है, और फिर आप उस हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करते हो। ये एक स्टेटमेंट है, इसको आपको याद रखना है, हो सकता है वो असर्शन रीजन में या ट्रू फॉल्स में इसको पूछ दे। ठीक है, आगे देखते हैं भाई इंडक्टिव अप्रोच में। इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है, इंडक्टिव अप्रोच को हिंदी में बोला जाता है आगमन, आगमन रवैया, इंडक्टिव अप्रोच। पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है रिसर्चर ट्राइज टू जनरलाइज, ट्राइज टू जनरलाइज, सामान्यीकरण करने की कोशिश करते हैं। इसमें पहले ही लाइन में हमको मिल गई ये बात। ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच में जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, वो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को जनरलाइज करने की कोशिश करता है। यानी कि डिडक्टिव अप्रोच में जो काम हम लोग खत्म किए थे, उस काम को इंडक्टिव अप्रोच में आप क्या करते हो, रिवर्स करने की कोशिश करते हो। उसमें हम लोग क्या किए थे, डिडक्टिव रिसर्च में हम लोग क्या किए थे, देखो उसमें हम लोग क्या किए थे, एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट से हम लोग कहां पहुंचे थे, यहां पहुंचे थे भाई, स्पेसिफिक स्टेटमेंट में पहुंचे थे। यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक हम लोग ट्रेवल किए थे।
अब इंडक्टिव अप्रोच में क्या होगा, आप क्या करोगे, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को जनरलाइज करने की कोशिश करोगे, ठीक है, यानी कि उसकी एप्लीकेबिलिटी को आप बढ़ा दोगे। जनरलाइजेशन कल ही मैं आप लोगों को बताया था क्या होता है, कि किसी भी रिसर्च की फाइंडिंग्स को जितने ज्यादा बड़े पॉपुलेशन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, उतना ज्यादा आपका रिसर्च जनरलाइज्ड कहलाएगा, सामान्यीकृत कहलाएगा, ठीक है। तो इंडक्टिव अप्रोच में रिसर्चर्स क्या करते हैं, वो लोग एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को लेते हैं वो लोग, और वो लोग उसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें हिंदी में लिखा हुआ है विशिष्ट कथन सिद्धांत का सामान्यीकरण, किसी विशिष्ट कथन या सिद्धांत का सामान्यीकरण आप लोग करते हो, ठीक है। इसमें एक चीज लिखी हुई है जो आपको ध्यान रखना है, ट्रू फॉल्स या किसी तरीके से इसको पूछ सकता है वो, इट इन्वॉल्व्स ग्रेटर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब हिंदी में होता है अनिश्चितता, स्वाभाविक सी बात है भाई, आप अच्छे खासे एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को, एक क्लियर, एक विशिष्ट सिद्धांत को आप जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी थ्योरी स्पेसिफिक क्यों कहलाएगी, क्योंकि वो एक खास परिस्थिति में, एक खास सिचुएशन में एप्लीकेबल है। लेकिन अब क्या कर रहे हो आप उसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो सीधी सी बात है, उसकी वैलिडिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इट इन्वॉल्व्स ग्रेटर अनसर्टेनिटी, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि उसमें अनिश्चितता थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि आपने स्पेसिफिक को जनरलाइज कर दिया, ठीक है। जो दवा सर्दी की बीमारी में लेनी थी, वो दवा आप खांसी में भी दे रहे हो, वो दवा आप कोरोना में भी दे रहे हो, तो आप स्पेसिफिक मेडिसिन को जनरलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो जरूर अनिश्चितता तो बढ़ेगी ही भाई, ठीक है। और जैसे कि हम लोग डिडक्टिव को टॉप टू बॉटम बोले थे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉटम टू टॉप, आपको गहराई की बातें पता है, लेकिन आप उथले में जाना चाहते हो, आप सरफेस लेवल पे जाना चाहते हो, ठीक है। और ठीक ऑपोजिट इसको क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक टू जनरल। डिडक्टिव को हम लोग बोले थे जनरल टू स्पेसिफिक, वहां हम लोग जनरल टू स्पेसिफिक ट्रेवल किए थे, यहाँ हम लोग स्पेसिफिक टू जनरल ट्रेवल कर रहे हैं भाई, विशिष्ट से सामान्य। समझ में आई बातें मेरी आप लोगों को, फिर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूंगा। देखिए एग्जांपल से थोड़ा सा समझते हैं, टाइम वैसे भी हमारे पास कम है। एक स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, अपन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट है टू प्रिवेंट कोरोना फ्रॉम स्प्रेडिंग N95 मास्क मस्ट बी वॉर्न, N95 मास्क मस्ट बी वॉर्न। इसका मतलब ये है कि आप एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दे रहे हो कि अगर कोरोना को फैलने से रोकना है तो आपको N95 मास्क पहनना पड़ेगा, आपने स्पेसिफाई कर दिया। ऐसा हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दिया कि सबको N95 मास्क ही पहनना है, ठीक है। कोरोना को रोकना है तो N95 मास्क सबको पहनना पड़ेगा, ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट था। अब आप उसको जनरलाइज कर रहे हो, ठीक है, आप उसको जनरलाइज कर रहे हो, कैसे जनरलाइज कर रहे हो, टू प्रिवेंट कोरोना कवरिंग योर माउथ एंड नोज इज नेसेसरी। आपने एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को जनरलाइज कर दिया और आपने बस ये बोल दिया कि ये N95 कुछ छोड़ो, बस अपना नाक और मुंह ढको, बस किसी से भी ढको, चुन्नी से ढको, रुमाल से ढको, कपड़े से ढको, टी शर्ट से ढको, चाहे N95 मास्क से ढको, चाहे सर्जरी मास्क से ढको, किसी से भी ढको, बस मुंह और नाक को ढकना जरूरी है। ये आपने जनरलाइज कर दिया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच को समझने का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई डाउट है तो बताओ। अगला हमारा अप्रोच है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, ठीक है। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच, ये जो दो अप्रोच है, ये तो स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है। हिंदी में बड़ा उटपटांग सा इसका नाम है, प्रत्यक्षवाद या अप्रत्यक्षवाद। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा आप लोग, पहले तो मैं आप लोगों को ओरली समझा देता हूँ, फिर अपन रीड कर लेंगे। प्रत्यक्षवाद और अप्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच जो है वो बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है, ठीक है। तो होता क्या था, पॉजिटिविज्म अप्रोच जो है वो एक तरीके का ओल्ड स्कूल अप्रोच है, ठीक है, एक तरीके का रूढ़िवादी अप्रोच है, वो रूढ़िवादी रवैया है। तो जो पॉजिटिविज्म अप्रोच वाले जो रिसर्चर्स होते थे, साइंटिस्ट होते थे, उनका ये मानना था कि दुनिया में सिर्फ उन्हीं चीजों का अस्तित्व है जिसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और नंबर्स में लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात को।
क्या था पॉजिटिविज्म का मतलब? जो रिसर्चर्स पॉजिटिविस्टिक अप्रोच अपनाते थे, पॉजिटिविज्म अप्रोच अपनाते थे, प्रत्यक्षवाद रवैया अपनाते थे, उनका ये मानना था कि उस पूरे यूनिवर्स में केवल उन्हीं चीजों का अस्तित्व हो सकता है जिनको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं और नंबर्स में लॉजिकली एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकें। केवल वही चीजें अस्तित्व में हो सकती हैं और उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज अस्तित्व में हो ही नहीं सकती जिसको हम लोग अनुभव नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते या जिसके पीछे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ना हो। ठीक है, ये था क्या? पॉजिटिविज्म अप्रोच। फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच वाले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बात को नकारा और उन्होंने ये बोला कि ऐसी भी चीजें हो सकती हैं, ऐसा भी नॉलेज, ऐसा भी टॉपिक हो सकता है जिसको हम लोग लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, और हर चीज को जान लेना संभव नहीं है। केवल वो चीजें जिनको हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, केवल वही उन्हीं चीजों का अस्तित्व होगा, उसके आगे किसी चीज का अस्तित्व हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है। ये कहना था किसका? पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच वाले साइंटिस्ट का। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि अगर कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिनका मानना था कि भाई हमने कभी ब्लैक होल जैसी चीजें देखी नहीं है, ठीक है, कभी हमने ब्लैक होल जैसी चीजें एक्सपीरियंस नहीं की हैं, तो ब्लैक होल जैसी चीजें हो ही नहीं सकती। ठीक है, और फिर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच वाले साइंटिस्ट का ये कहना था कि भले ही हमने ब्लैक होल कभी देखा नहीं है, भले ही हमने ब्लैक होल को कभी ऑब्जर्व नहीं किया, कभी हमको देखने के लिए नहीं मिला, कभी हमें एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं मिला, लेकिन कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं, कुछ आंकड़े, कुछ बातें ऐसी हैं जिसके बेसिस पे हम ये मान सकते हैं कि ब्लैक होल जैसी चीजें होंगी या बिग बैंग जैसी चीजें हुई होंगी। तो ये था क्या? पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में वही है। पॉजिटिविज्म अप्रोच जो था, प्रत्यक्षवाद जो था, वो ये कहता था कि जिन बातों को हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, केवल वही बातें सत्य हैं, वही बातें सच हैं और उसके अलावा कोई भी चीज सच हो ही नहीं सकती। अगर किसी चीज को हम लोग लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मैथमेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो ऐसी चीजों का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता। ये था पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या था कि भाई हम लोग हर चीज को नहीं जान सकते, हर चीज को लॉजिकली एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है, और ऐसी चीजें जिन्हें हम लोग लॉजिकली तार्किक रूप से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनका भी अस्तित्व हो सकता है, उनका भी अस्तित्व हो सकता है। ठीक है, ये था बेसिक पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि इसके बारे में लिखा क्या है, ताकि हमको कुछ कीवर्ड्स मिल जाए, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। लिखा है, पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद जो है होल्ड्स that the goal of knowledge is simply to describe the phenomena that we experience। जो बात मैंने आपको अभी बोली, ये कह रहा है कि पॉजिटिविज्म जो था, प्रत्यक्षवाद जो था, उसमें ये माना जाता था कि हमारा काम या साइंस का काम जो है वो केवल उन फिनोमिना को, उन घटनाओं को, उन विषयों को एक्सप्लेन करना है जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं, केवल उनको जिनको हम लोग अनुभव कर सकते हैं। केवल उन चीजों को एक्सप्लेन करने का काम किसका है? साइंस का। जिन चीजों को हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उनको एक्सप्लेन करने का ठेका साइंस का नहीं है। सीधा सा इसका मतलब ये है। हिंदी में बोले तो लिख रहा है उन घटनाओं का वर्णन करना जिसे अनुभव किया जा सकता है, जिसे अनुभव किया जा सकता है। द पर्पस ऑफ साइंस इज लिमिटेड, द पर्पस ऑफ साइंस इज लिमिटेड। पॉजिटिविज्म अप्रोच जो था उसमें ये बोला गया कि साइंस का जो उद्देश्य है वो बहुत लिमिटेड है। और कहां तक लिमिटेड है, कहां तक सीमित है भाई उसका उद्देश्य? दैट वी कैन ऑब्जर्व एंड मेजर, दैट वी कैन ऑब्जर्व एंड मेजर, यानी कि साइंस का जो उद्देश्य था, साइंस का जो पर्पस था, वो कहां तक सीमित था? केवल उन बातों तक सीमित था जिन बातों को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। यानी कि विज्ञान जो है, विज्ञान केवल उन विषयों तक सीमित है जिसे मापा जा सकता है और अवलोकन किया जा सकता है। तो विज्ञान की सीमा यहां समाप्त हो जाती है। ठीक है, आगे ये लिखता है कि नॉलेज ऑफ एनीथिंग, नॉलेज ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड दैट इज इम्पॉसिबल, बियॉन्ड दैट इज इम्पॉसिबल, यानी कि जिन चीजों को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उनके आगे का नॉलेज गेन करना पॉसिबल ही नहीं है। सीधी सी बात ये है, वो ये कह रहा है कि जिन चीजों को हम लोग ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता। तो अस्तित्व ही नहीं हो सकता, इसलिए कोई इसके बारे में नॉलेज भी नहीं हो सकता हमको। ठीक है, आगे लिख रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको समझने के साथ साथ रटना भी पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा भाई, ये वाली बात रटनी भी पड़ेगी आपको। ठीक है, क्या, कौन सी बात? कह रहा है कि इन पॉजिटिविस्ट,
इन पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविस्ट हो गया ये, थोड़ा सा गलत है। इन पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद में क्या कह रहा है, द यूनिवर्स इज डिटर्मिनिस्टिक, द यूनिवर्स इज डिटर्मिनिस्टिक। कहने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिविज्म अप्रोच होता है उसमें हम लोग ये मानते हैं कि ब्रह्मांड जो है वो नियतात्मक है। अब ये नियतात्मक का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड जो है नियतात्मक है या डिटरमिनिस्टिक है। इंग्लिश में ये कीवर्ड हो गया आपका डिटरमिनिस्टिक, डिटरमिनिस्टिक, इसीलिए मैं इसको अंडरलाइन कर दिया हूं। और हिंदी में हो गया नियतात्मक, नियतात्मक। ध्यान रखना भाई इसका मतलब क्या है। डिटरमिनिस्टिक और नियतात्मक का मतलब है वो चीजें जिसे आप डिटरमाइन कर सकते हो, जिसे आप नियत कर सकते हो कि ये इसलिए होगा, इसलिए हुआ होगा, यानी कि वो बातें जिसको आप लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसका कारण आप बता सकते हो, क्यों हुआ, क्या हुआ और आगे क्या होगा ये आप बता सकते हो, उसको बोला जाता है डिटर्मिनिस्टिक या नियतात्मक। तो पॉजिटिविज्म अप्रोच वाले जो साइंटिस्ट थे उनका ये मानना था कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ये एक किसी एक सर्टेन लॉ पे काम कर रहा है, ठीक है, किसी एक निश्चित नियम के आधार पे ये काम कर रहा है, सारी चीजें एक मैथमेटिकल पैटर्न में हो रही हैं, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है उसी बात को, इट ऑपरेट्स बाय लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। यानी पॉजिटिविज्म अप्रोच में आप ये मानते थे कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो कारण और प्रभाव के नियम पे आधारित है। कारक और, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, कारक और प्रभाव के नियम पे आधारित है। ये कौन से अप्रोच में आप मानते थे ऐसा, पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद में आप ये मानते थे कि पूरा जो यूनिवर्स है वो एक सर्टेन मैथमेटिकल लॉ पे आधारित है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है भाई, एक लॉ पे, एक नियम पे, कॉज एंड इफेक्ट रूल पे पूरा ब्रह्मांड रन कर रहा है, पूरा यूनिवर्स रन कर रहा है, ठीक है। ये आप मानते थे किसमें, पॉजिटिविज्म अप्रोच में। समझ में आई बात यहां तक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो 20वीं सदी थी, 20वीं सदी, ठीक है, जो अभी अभी गुजरी है, 20वीं सदी का जो मिडिल पार्ट था, यानी कि 20वीं सदी जब ऑलरेडी आधी बीत चुकी थी, मतलब कि लगभग लगभग 1950 के बाद की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो 20th सेंचुरी का जो मिडिल पार्ट था, 20वीं सदी का जो मध्य भाग था, यानी कि 1950 के बाद का लगभग मान के चलिए, वहां से क्या हुआ, हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आया, ठीक है। हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आया, हम लोगों ने साइंस को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखना शुरू किया। तो उसमें क्या हुआ भाई, लिखा हुआ है देखो, प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैज बीन आवर शिफ्ट अवे फ्रॉम पॉजिटिविज्म इनटू व्हाट इज कॉल्ड पोस्ट पॉजिटिविज्म। मतलब कि प्रत्यक्षवाद से अप्रत्यक्षवाद की ओर बढ़ना, ये जो है साइंस फ्रेटर्निटी में सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटी, ये कह रही है, ठीक है। 20वीं सदी के आधे भाग के बाद, यानी कि 1950 के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंस हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटी साइंस फ्रेटर्निटी में, ठीक है, उस वो क्या था कि हम लोग पॉजिटिविज्म अप्रोच से पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच की तरफ बढ़े। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या मानता था, अप्रत्यक्षवाद क्या मानता था कि भाई साइंस जो है ना वो हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और हर चीज के पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बियॉन्ड साइंस है, ठीक है, जैसे कि रोबोट में, रोबोट मूवी में रजनीकांत बोलता है ना कि दिस इज बियॉन्ड साइंस, बस वही वाली बात यहाँ हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई साइंटिफिक नहीं है या कोई जादू हो रहा है, कहने का सिर्फ मतलब ये था, पोस्ट पॉजिटिविज्म में हमने ये स्वीकार किया कि अगर किसी विषय का, अगर किसी घटना का हमें अभी तक कोई साइंटिफिक या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं भी मिला है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। पढ़ते हैं भाई क्या लिखा है, पोस्ट पॉजिटिविज्म रिकॉग्नाइजेस दैट the way scientists think and work and the way we think in our everyday life are not distinctly different। इसका मतलब थोड़ा सा समझिए, इसका बोल रहा है कि विज्ञान और हमारे दैनिक सोच विचार का ढंग एक समान है। क्या है भाई इसका मतलब, ऐसा ये क्या कौन सी बात बोल दी कि भाई विज्ञान और हमारा कॉमन सेंस जो है वो सेम है। देखिए हमारा कॉमन सेंस, या जिस सेंस के बेस पे हम लोग डे टू डे फंक्शन करते हैं, ठीक है, हर दिन का काम करते हैं, हम लोग बाइक चलाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, तो वो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग अपने कॉमन सेंस के बेस पे करते हैं। और आपको पता है कि आप हर दिन कुछ सही डिसीजंस लेते हो, कुछ गलत डिसीजंस लेते हो,
ठीक है, क्यों लेते हो? क्योंकि हमारा जो कॉमन सेंस है वो कभी गलत हो सकता है, कभी सही हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोचें, कभी गलत भी हो सकते हैं। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म में जो एक सबसे अच्छी चीज जो रिकॉग्नाइज की गई, जो स्वीकार किया गया, वो ये था कि जो साइंटिफिक अप्रोच होता है, साइंटिस्ट जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक आम इंसान अपने डे टू डे लाइफ में करता है। जैसा हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में सोचते हैं, समझते हैं और काम करते हैं, वो बिल्कुल वैसा ही है। एक शब्द में बोले तो साइंटिफिक मेथड जो है वो भी त्रुटिपूर्ण हो सकता है। साइंस भी गलती कर सकता है, एक साइंटिस्ट भी गलती कर सकता है, सीधा सा कहने का मतलब वही था। जैसे कि एक आम इंसान कॉमन सेंस पे के बेसिस पे काम करता है और उसका कॉमन सेंस कभी गलत भी हो सकता है, कभी सही भी हो सकता है। उसी तरीके से पोस्ट पॉजिटिविज्म में अप्रत्यक्षवाद में ये माना गया कि भाई साइंटिफिक थ्योरीज जो हैं या साइंटिस्ट का सोचने का, काम करने का जो तरीका है, वो भी त्रुटिपूर्ण हो सकता है, वो भी गलत हो सकता है। और इसलिए इसीलिए ये बोला गया पोस्ट पॉजिटिविज्म में कि साइंस का काम है लगातार अपनी फाइंडिंग्स को, अपने निष्कर्ष को, अपने रिजल्ट्स को अपडेट करते रहना, रिवाइज करते रहना, रिव्यू करते रहना। क्यों? क्योंकि जो साइंटिफिक रीजनिंग है वो भी गलत हो सकती है, वो भी त्रुटिपूर्ण हो सकती है। जो साइंटिफिक रूल्स बनाए गए हैं, जो साइंटिफिक लॉज बनाए गए हैं, वो भी त्रुटिपूर्ण हो सकता है। इसलिए साइंस का काम ये नहीं होना चाहिए कि एक बार एक ट्रूथ बना दिया गया और अब बस आने वाले अनंत काल तक उसी को हमको फॉलो करना है। बल्कि साइंस का काम होना चाहिए लगातार अपने थ्योरीज को, अपने लॉज को, अपने रिजल्ट्स को अपडेट करते रहना। ठीक है, लगातार उसमें कमियां ढूंढते रहना और उसे सुधारते रहना। ठीक है, लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, द पोस्ट पॉजिटिविस्ट बिलीव्स दैट द गोल ऑफ साइंस इज टू होल्ड स्टेडली टू द गोल ऑफ गेटिंग इट राइट, यानी निरंतर सुधार करते रहने की कोशिश करना। ठीक है, गेटिंग इट राइट बोल रहा है, लगातार उसे सही करते रहने की कोशिश करनी चाहिए। किसको? साइंस को। यानी कि साइंस का जो उद्देश्य है वो होना चाहिए निरंतर सुधार या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस रिव्यू, कंटिन्यूअस रिवीजन। ये होना चाहिए किसका उद्देश्य? साइंस का। रिवीजन से याद आया, रिवीजन आप लोगों का भी उद्देश्य होना चाहिए कि रोज आप लोग 2 से 3 बार रिवाइज करो, जो कि कल आप लोग किए नहीं हो। कल का वीडियो में डाला हूं और अभी तक कोई कोई उसको देखा ही नहीं है ठीक से, तो समझ में आ रहा है कि आप लोग रिवीजन नहीं किए हो। यहां तक बात समझ में आई? लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहो, मैं आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्लियर करता रहूंगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट एवरीवन।